सभी साथियों को गुरु शिक्षा इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल वाले सब्जेक्ट की। एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, राजस्थान पुलिस पटवार रेट, जो भी परीक्षा राजस्थान लेवल की है, सबसे महत्वपूर्ण भाग इसको माना जाता है और सबसे आसानी से याद भी होने वाला है। ठीक है ना। कम पोर्शन, अच्छा मैटर, ठीक है ना, दोनों चीजें इसी में कवर होती है। तो राजस्थान भूगोल को देखने से पहले हम चर्चा करेंगे भूगोल है क्या। ठीक है ना। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल क्या है? प्रकृति परिवेश में, वातावरण में, इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, बात करेंगे जनसंख्या की, पेड़ पौधे प्राणी दिखाई दे रहे हैं, बात करेंगे वन और वनस्पति की, ठीक है ना, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, बात करेंगे जानवरों की, ठीक है ना, वन्य जीवों की। तो इस प्रकार से जो भी प्रकृति में कुछ मौजूद है, वातावरण में जो भी कुछ मौजूद है, उसका एक सामान्य जानकारी, विस्तृत जानकारी ही भूगोल कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जब हम बात करते हैं, क्षेत्र विशेष के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमें उसकी सबसे पहले उत्पत्ति का पता होना चाहिए। यानी पहला टॉपिक हो जाएगा कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत की बात करेंगे, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं बात करूं जयपुर की या जैसलमेर की, तो हम वहां देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। उत्पत्ति के बाद में दूसरा जो अपना पॉइंट होगा वो होगा स्थिति का। ठीक है ना। कोई क्षेत्र विशेष अगर परिवेश में आया है तो उसकी स्थिति क्या है, ग्लोब के संदर्भ में हम उसको देखेंगे कि उसकी स्थिति किस प्रकार से है, उसको हम कहाँ खोजें, कैसे पता लगाएं कि ये स्थिति इस क्षेत्र विशेष की है। ठीक है ना। तो उसमें अपन चर्चा करेंगे स्थिति वाले पोर्शन में। तीसरा जो भाग होगा वो होगा उसकी विस्तार का। किसी क्षेत्र विशेष की उत्पत्ति और स्थिति के बाद में हमें पता चलता है उसकी क्षेत्र विशेष का। ठीक है ना। क्षेत्र विशेष मतलब उसके क्षेत्रफल का, उसके आकार का, उसका आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उसमें कुल कितने जिले हैं, उन जिलों में बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं। ठीक है ना। किसी विश्व के संदर्भ में उसके क्षेत्रफल की तुलना कैसे करें, भारत के क्षेत्रफल में उसका क्या मायने रह जाते हैं। ठीक है ना। तो उन सब की चर्चा अपन यहाँ विस्तार वाले पॉइंट में करेंगे। ठीक है ना। तो आज अपन शुरू करते हैं अभी उत्पत्ति वाला पोर्शन। उत्पत्ति के संदर्भ में देखते हैं कि एक ग्लोब, ठीक है ना, और हम सभी जानते हैं कि इस वायुमंडल, इस वातावरण में सबसे अधिक जो पोर्शन है वो है जल का, यानी 71% भाग यहाँ जल है और 29% भाग है वो है स्थल। हमने स्थलीय भाग को नाम दिया है महाद्वीप, जिसको नॉर्मली सभी जानते हैं। ठीक है ना, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ महाद्वीप, और जलीय भाग को हमने कह दिया महासागरीय भाग। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे इतिहास चलता गया अपने अध्ययन की ओर, तो एक वैज्ञानिक आए, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर भूगोल के एक अच्छे ज्ञाता। इन्होंने इनको अलग रूप से डिफाइन किया। ठीक है ना। अल्फ्रेड वेगनर ने स्थलीय भाग, जिसको महाद्वीप कहा था हमने, इसको इसने पेंजिया कहा, यानी चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग पेंजिया कहलाया, और जो जल वाला पोर्शन था उसने इसको पेंथालासा नाम दिया। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हालांकि कुछ एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपने को याद रखना होगा कि कौन सा भाग पेंजिया कहलाया। यानी पूछ ले कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया क्या है, स्थलीय भाग, जलीय भाग, दोनों या दोनों नहीं। ठीक है ना। तो अपन इसको याद कैसे रखेंगे कि जल के समकक्ष में, महासागर के समकक्ष में इसका जो एरिया देखेंगे, यानी 71% की तुलना में ये कम वाला एरिया है। ठीक है ना। और इसका अगर नाम, यहाँ महासागर, यहाँ महाद्वीप, ये नाम भी छोटा है और इसका एरिया भी इसकी तुलना में छोटा है। ठीक है ना। तो छोटे वाला का संबंध छोटे वाले नाम से करेंगे अपन। ठीक है ना। छोटे वाले का संबंध छोटे वाले के नाम से करेंगे। तो 29% यानी महाद्वीप, यानी पेंजिया वाले पोर्शन की बात हो रही है। बड़े वाले का संबंध बड़े वाले नाम से। इस प्रकार से अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। कुछ समय बाद में, अध्ययन के बाद में पता चला कि पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया। ठीक है ना। पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया, और वो 2 भाग कौन कौन से थे, तो उसको याद करेंगे अपन एक ट्रिक आग के हिसाब से। यानी पेंजिया 2 भागों में, आग वाले 2 भागों में टूटा है। अब आग को याद कैसे रखेंगे कि ऐसे आ गया अंगारा लैंड, ठीक है, और गैस से आ गया गोंडवाना लैंड। इन 2 भागों में पेंजिया विभक्त हो गया। अब अंगारा और गोंडवाना लैंड की
भूप्रपट्टी पर दोनों पट्टियों के बीच में कुछ समय बाद में फैलाव हो गया, तो इनके बीच में जो जगह बनी, ठीक है ना, ये जो जगह बनी इसको नाम दे दिया गया तेथिस सागर। इसको कहा गया तेथिस सागर। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की दोनों पट्टियों के बीच में कुछ समय बाद में जिस प्रकार से फैलाव हुआ, जैसे जैसे इतिहास आगे निकलता गया, तो उन दोनों के बीच में जो जगह बनी और उस जगह, उस पट्टी का वो एक भूसन्नति कहा गया, और उस भूसन्नति को हमने नाम दे दिया तेथिस सागर। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो जो सांबर झील है वो इसी का अवशेष है, और अभिकेंद्रीय का उदाहरण उसको माना जाता है, क्योंकि सभी झीलें नदियां उसके अंदर आती है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये बात हुई अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्यों? क्योंकि राजस्थान की उत्पत्ति है वो इन्हीं तीनों में से मानी गई है। ठीक है ना, अब आगे अपन बात करेंगे प्रॉपर राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। अब पेंजियर जैसे दो भागों में टूटा, तो हम अब राजस्थान की उत्पत्ति को देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति इसकी मानी गई है जीटी से। ठीक है ना, याद रखने का एक तरीका कि राजस्थान की उत्पत्ति है वो जीटी से मानी गई है, और जी से हमने नाम दिया इसको गोंडवाना लैंड। जी से नाम दिया हमने इसको गोंडवाना लैंड, और टी से नाम दिया हमने इसको एक भूसन्नति जिसको हमने कहा था तेथिस सागर। इन दोनों को मिला के राजस्थान की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में कोई भी एक हो, ज्यादातर ऑप्शन में गोंडवाना लैंड मिलेगा, तो ऑप्शन में उत्तर वही होगा। ठीक है ना, अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में हम जानेंगे कि राजस्थान है वो 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। ठीक है ना, तो उन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे हुई वो हम आगे देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो प्राचीनतम भूभाग है या भौतिक प्रदेश है वो है अरावली, और दूसरा है पठारी भाग जिसको हमने कहा था दक्षिण पूर्वी पठार या हड़ौती का पठार। इन दोनों की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से माना गई है। ठीक है ना, दो और भौतिक प्रदेश राजस्थान के, पहला जहां पानी का अभाव है मरुस्थलीय भाग, दूसरा जिनका निर्माण नदियों के अवसादों के द्वारा हुआ है। ठीक है ना, मैदानी भाग। तो इन चारों की उत्पत्ति कैसे हुई कि दो की उत्पत्ति, मैदान और मरुस्थल की उत्पत्ति तेथिस सागर से मानी गई है, और अरावली और हाड़ौती की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से मानी गई है। ठीक है ना, अब कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम है, प्राचीन से नवीनतम की ओर सही क्रम है, तो अपन को इसी क्रम में उसको याद रखना है। पहले आएगा अरावली, तो अरावली क्या है? राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। उसके बाद में हाड़ौती, फिर मरुस्थल और फिर मैदान। तो मैदान को कहा गया है राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश। मैदानों को माना गया राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश। क्यों? क्योंकि मैदानों का निर्माण अभी भी नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हो रहा है। ठीक है ना, कहीं न कहीं नदियां अभी भी प्रवाहित हो रही है, और उनके द्वारा लाए गए अवसादों से अभी भी मैदानों का निर्माण लगातार हो रहा है, इसलिए इसको नवीनतम भौतिक प्रदेश कहा गया है। अब हमने उत्पत्ति की बात की, उत्पत्ति वाला अपना पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे स्थिति की। दूसरा जो अपना पॉइंट होगा वो होगा राजस्थान की स्थिति। स्थिति क्या है? स्थिति को जानने के लिए हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की बात करेंगे। ठीक है, यानी अक्षांशीय स्थिति क्या है उसकी, अक्षांशीय रेखाओं के संदर्भ में, और उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है। ठीक है ना, अक्षांशीय स्थिति क्या है राजस्थान की, और देशांतरीय स्थिति क्या है उसकी अपन अभी चर्चा करेंगे। इनका विस्तृत अध्ययन है वो विश्व के भूगोल में जब हम रेखाएं पढ़ते हैं, करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतरीय, अक्षांशीय रेखा, तो वहां इसकी डिटेल जानकारी रखते हैं। लेकिन हमें अभी केवल इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांशीय रूप में राजस्थान कहाँ स्थित है, और देशांतरीय रूप में राजस्थान कहाँ स्थित है। जब अपन ग्लोब को पढ़ेंगे, ग्लोब को पढ़ते हैं, किसी मानचित्र को पढ़ते हैं, तो उसको 4 भागों में नॉर्मली विभक्त करके पढ़ा जाता है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो राजस्थान की स्थिति है ये अक्षांशीय रेखाएं होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है इनको अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है इनको देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। ठीक है ना, तो राजस्थान की स्थिति अक्षांशों में कहाँ है, सॉरी
वर्टिकल को अक्षांशरीय और हॉरिजॉन्टल को अक्षांशरीय और वर्टिकल को देशांतरीय कहा जाता है। अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है ना, इनको देशांतरीय और इनको हॉरिजॉन्टल को अक्षांशीय कहा गया है। इनके बीच में जब अपन कंपैरिजन करते हैं कि किसी की स्थिति कहाँ है, तो हम पाएंगे कि राजस्थान की स्थिति है वो लगभग यहां से आती है, ठीक है ना। जब हम आगे देख रहे हैं, अभी पढ़ेंगे अब आगे, तो पता चलेगा कि राजस्थान की स्थिति उत्तर और पूर्व के मध्य है, ठीक है ना। ग्लोब के हिसाब से, मानचित्र के हिसाब से अक्षांशरीय और देशांतरीय स्थिति में अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति कैसी है? अक्षांशरीय रूप में राजस्थान स्थित है उत्तर में, और देशांतरीय रूप में राजस्थान स्थित है पूर्व में। तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि राजस्थान, ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति बनती है वो है उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, एक चीज के लिए। दूसरा हम देखेंगे अब कि भारत के सापेक्ष में इसकी स्थिति कैसी मानी गई है। तो भारत की स्थिति में इसको देखेंगे हम कि अब भारत के मानचित्र को हम देखेंगे कि तो राजस्थान, गुजरात से थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहां से राजस्थान की स्थिति आती है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे अपन कि राजस्थान, भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। तो राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पश्चिम में, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना। अब स्थिति की बात हो गई। अब हम इनके जो अक्षांशीय पॉइंट बिंदु है, देशांतरीय पॉइंट बिंदु है, उनकी चर्चा करते हैं। राजस्थान के ये उत्तरी पॉइंट, और यहां कौन सा जिला है? उत्तरी जिला श्री गंगानगर, उत्तरी जिला श्री गंगानगर। दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, ठीक है। उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट, अब इनकी स्थिति देखते हैं कि जब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे अपन, जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हैं, नीचे दक्षिणी भाग से भारत के ऊपर की ओर आते हैं, तो ये यहाँ आकर जो पॉइंट बनता है वो है 23 डिग्री 3 मिनट, और इसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांशीय रूप में राजस्थान उत्तर में स्थित है। उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर राजस्थान की स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थर्न लैंगिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23/3 से 30/12 तक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हो गई। अब पॉइंट देखेंगे कि दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। जिला अपने को पता है बांसवाड़ा है, तो दक्षिणतम नीचे देखते हैं तो नीचे अपने को क्या मिलता है? कुंड मिलता है। तो इस हिसाब से अपन इसको याद रखेंगे कि दक्षिणी पॉइंट कौन सा हो गया? कुंड, और कुंड से याद रखेंगे अपन बोरकुंड गांव, और ये बोरकुंड है कहाँ? बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है। उत्तरी पॉइंट देखते हैं तो उत्तरी पॉइंट को याद रखेंगे कि कोणा गांव, श्री गंगानगर का कोणा गांव राजस्थान का उत्तरी पॉइंट है, और कुंड, कुंड दक्षिण में यानी नीचे, तो बोरकुंड बांसवाड़ा वाला दक्षिणतम पॉइंट माना जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम लंबाई को देखते हैं तो राजस्थान की कुल लंबाई है 826 किलोमीटर मानी गई है। उत्तर से दक्षिण और राजस्थान की कुल लंबाई 826 किलोमीटर मापी गई है। यह अक्षांशीय स्थिति की राजस्थान में बात होगी। अब देशांतरीय स्थिति में राजस्थान कैसे स्थित है उसकी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिमी, पश्चिमी जिला जैसलमेर, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास, ठीक है। और राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, ठीक है। पश्चिमी जिला जैसलमेर और पूर्वी धौलपुर। अगर कोई चीज जैसलमेर में कट रही है, कोई चीज या कुछ भी कट रहा है, हम देखते हैं कि एक छोर से अगर कोई चीज कटती है, याद रखने का एक तरीका है अच्छा सा कि कोई वस्तु या कोई चीज या कुछ भी एक छोर से कट रहा है तो वो दूसरे छोर पे जाके ही सिलेगा। तो सिलोन कहाँ का हो गया? धौलपुर का सिलोन गांव। कटेगा एक छोर से, और वो छोर कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जैसलमेर। तो सिलेगा दूसरी छोर पे कौन सा? धौलपुर का सिलोन गांव। ये दोनों पश्चिमी और पूर्वी पॉइंट हो गए। यहाँ स्थिति थी 23/3/30/12 से लेकर, तो यहाँ स्थिति है 69/30, 78,
17 पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में जो लेबर असिस्टेंट की परीक्षा थी उसमें पूछा गया था कि राजस्थान की स्थिति है 23-3-30-12 से 29-30-78-17 पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतरीय रेखा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपन इनके पॉइंटों को याद रख सकते हैं। यहाँ लंबाई थी 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर, तो यहाँ राजस्थान की लंबाई हो जाएगी पूर्व से पश्चिम को लेकर 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। जब हम मानचित्र को याद करते हैं उनका कंपैरिजन करेंगे दोनों का, उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई का और पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई का, तो हमें पता चलता है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम वाला जो पोर्शन है, पूर्व से पश्चिम वाला जो पोर्शन है वो राजस्थान का क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम वाला जो लेंथ है वो राजस्थान की बड़ी है, तो इसको अपन याद कैसे रखेंगे कि राजस्थान के संदर्भ में पप्पू बड़ा है, ठीक है ना। एक ट्रिक है कि पश्चिम से पूर्व वाला यानी पप्पू बड़ा है, पश्चिम से पूर्व वाला इलाका बड़ा है। जब भारत के संदर्भ में हम भारत का एक सामान्य भूगोल उसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में इसका उल्टा होता है कि क्योंकि भारत में पूर्व से पश्चिम वाली जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है भारत की। तो भारत में देखते हैं कि भारत में उत्तर से दक्षिण वाली लेंथ है वो बड़ी है, जबकि इसका अपोजिट राजस्थान में पूर्व से पश्चिम वाली लेंथ बड़ी मानी जाती है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट स्थिति की बात भी कंप्लीट होती है यहाँ। अब तीसरा और अति महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है विस्तार का, राजस्थान का विस्तार। और विस्तार में हम बात करेंगे क्षेत्रफल की कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। फिर बात करेंगे अपन उसकी आकृति की कि राजस्थान की आकृति नॉर्मली कैसे है, किसी वैज्ञानिक ने उसको किस आकृति के रूप में उसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये लगभग सभी को याद हो जाती है, ये लगभग कर भी लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल नॉर्मली बात है, किसी का याद करना आसानी से रट भी जाता है, कैसे भी याद करते हैं तो ये कर लेते हैं। 3,42,239 किलोमीटर। अभी कुछ साल पहले एक परीक्षा में पूछा गया था कि उसकी इकाई वर्ग किलोमीटर में ना देखे, वहां पूछ लिया गया वर्ग मील में उसका क्षेत्रफल क्या है। तो ये भी अपने को बेसिकली पता होना चाहिए। तो वर्ग मील में याद रखने का एक तरीका है, वैसे इसका वर्ग मील में जब कन्वर्ट करेंगे तो 132,139 आएगा, ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल 132,139 वर्ग मील आता है। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे कि लास्ट वाली जो 2 डिजिट है वो हमने ऐसे कैसे ले लिए और उससे जो पहले वाला है उसका 1 कम कर दिया और उसको भी यहीं से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। 4 याद हो गए, 139 लास्ट वाला याद हो गया। अब याद कैसे करेंगे, लास्ट में 9 ऐसा कैसा लिया तो यहाँ भी मैंने 2 पार ऐसा कैसे ले लिया। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं 132,139 वर्ग मील, ठीक है। क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल की तुलना हम कैसे करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से इसको कैसे कुछ विशेष पॉइंट मिले। तो क्षेत्रफल के हिसाब से इसको देखा जाता है कि ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य है, पहला बड़ा राज्य यानी प्रथम स्थान पर है, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो विश्व का लगभग 2.42% क्षेत्रफल है वो राजस्थान कवर करता है। यानी संसार का 0.24% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है विश्व के संदर्भ में, ठीक है ना। भारत का बड़ा राज्य है और 0.24% क्षेत्रफल है वो विश्व का राजस्थान में है। अब विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनसे इसका क्षेत्रफल या तो बराबर है या इसका राजस्थान का क्षेत्रफल उन देशों से बड़ा है, और वो कितना बड़ा है उसकी चर्चा अपन करते हैं, यानी अपन तुलना कर रहे हैं, अन्य देशों से तुलना कर रहे हैं। तो तुलना की बात आती है तो जापान और जर्मनी
लगभग नाम भी बराबर दोनों के, तो इनका क्षेत्रफल है वो राजस्थान के लगभग बराबर है। दोनों के नाम बराबर, शुरू से जय जय यानी बराबर वाली बात हो रही है, तो यानी राजस्थान का क्षेत्रफल जापान और जर्मनी के बराबर मापा गया। दूसरी बात करते हैं अपन उस देश की जिसने भारत पर 200 सालों तक राज किया, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन से 2 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन से 2 गुना है। तीसरा जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी मानी गई, ठीक है ना, इजराइल। तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल से 3 गुना है। सॉरी, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से 3 गुना माना गया है। तीसरा दक्षिण में जो देश है लंका, तो राजस्थान का क्षेत्रफल लंका से 5 गुना है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से 5 गुना है। और एक अंतिम जो नाम बढ़ा, नाम बहुत बड़ा, तो उसी हिसाब से राजस्थान की उतना ही बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। तो ये कुछ विश्व के कुछ ऐसे देश है जिनसे अपन तुलना कर सकते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की, कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है, किस देश से 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना या 17 गुना। ठीक है ना, कई बार ये राजस्थान पुलिस में ऐसे क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका अपन को ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो क्षेत्रफल में अब हम देखेंगे कि राजस्थान के बड़े और छोटे जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के बड़े और छोटे जिले, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के बड़े जिले और छोटे जिलों की अपन चर्चा करते हैं। अब बड़े जिलों को याद रखने का एक तरीका है, या तो हम याद रख सके JBB के हिसाब से, ठीक है ना, या दूसरी ट्रिक जो इतिहास से जुड़ी हुई पढ़कर अपन इसको याद कर सकते हैं, वो है कि एक बार क्या हुआ कि जब बीकानेर बसाया, तो उसके कुछ समय बाद में बीकानेर के शासक बीका ने जोधपुर के अपना राजचिन्ह, राठौड़ों का जो राजचिन्ह था, उसको प्राप्त करने के लिए जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। तो कैसे लगा? ऐसे लगा जैसे बीकानेर बाड़मेर में, जैसे बीकानेर बाड़मेर में जोधा को पकड़ा हो, जोधा को पकड़ लिया, यानी जब उसने आक्रमण किया, बीकानेर जोधपुर पर आक्रमण किया, तो ऐसे लगा जैसे उसने जोधा को बाड़मेर में जोधा को पकड़ लिया हो। ऐसे याद कैसे होगा? जे और जे से दोनों ट्रिकों से बात कर रहे हैं अपन कि कैसे भी याद कर सकते हैं। इससे आ गया जैसलमेर, और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर, यानी राजस्थान के सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल अपने को पता होना चाहिए। और ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 11.22%। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर, और वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 11.22% भाग। दूसरा बीका और यहाँ बी, अब यहाँ कंफ्यूज रहता है, ये दोनों बी है, ठीक है ना, तो कई बार कंफ्यूज रहता है कि बाड़मेर बड़ा है कि बीकानेर, तो हमें ऐसे ही याद रखना है। ये वाली ट्रिक वहां सबसे अच्छी उपयुक्त है कि बीकानेर बाड़मेर में जोधा को पकड़ा, तो बीकानेर यानी बीकानेर की बात हुई पहले, और दूसरा बाड़मेर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होता इस ट्रिक में, ठीक है ना। और अंतिम जो है वो है जोधपुर। ये राजस्थान के 4 बड़े जिले हो गए, जैसे बीकानेर बाड़मेर में जोधा को पकड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब हम बात करेंगे छोटे जिलों की। तो छोटे जिलों को याद कैसे रखा जाए? छोटे जिलों को याद रखने की एक ट्रिक है DDP। अब DDP याद कैसे हो कि छोटी चीज और छोटी चीज की तुलना करेंगे अपन छोटे बच्चे से, ठीक है। तो छोटे बच्चे किससे खेलते हैं? डोल से। छोटे बच्चे बचपन में किससे खेलते हैं? डोल से। और डोल से हमें याद रखना है D, ठीक है, डोल से हमें याद रखना है D। और D कितने बार? 3 बार D याद रखेंगे। और 3 बार D से तात्पर्य कौन सा होगा? अपने कौन से जिले होंगे? पहले वाले D से तात्पर्य होगा धौलपुर, दूसरे वाले से होगा दौसा, और एक जो D बच गया वो है डूंगरपुर। और जो अंतिम छोटा जिला होगा वो अभी जो बना है,
यानी राजस्थान का सबसे नवीनतम 33वां जिला वो है प्रतापगढ़। ठीक है, तो इस हिसाब से इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं कि डोल और डोल से डी वाले डोल लेना है तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब वही बात कि बीकानेर जैसे बाड़मेर में कंफ्यूज है, वहां इन डी में भी कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, तो उस कंफ्यूज को कैसे दूर करें कि राजस्थान का जो सबसे नजदीकी इनमें से कौन सा जिला है? दौसा। दौसा राजस्थान के नजदीक है, सॉरी जयपुर के सबसे नजदीक भुनाड़ वाला यही है। तो हमें इसको याद ना रखे, सबसे पूर्वोत्तर जो जिला है धौलपुर वाला, तो उस जिलों को सबसे पहले लेना है। सबसे पहले पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर से चल के हम आएंगे जयपुर के पास। जैसे हम ऐसे देखें मानचित्र में देखेंगे तो ये पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर से चल के आएंगे हम जयपुर के पास, और जयपुर से फिर जाएंगे हम दक्षिणी इलाके के पास, यानी त्रिभुजा बन जाएगा ये। तो इस हिसाब से हम याद रखेंगे। सीधा यहाँ नहीं, कर्ण की तरफ नहीं आना, हमने को बेस लेना है, बेस से फिर लेना है लैंगिट्यूड। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अपन इसको याद कर सकते हैं। अब हमने देखा कि जैसे जैसलमेर का क्षेत्रफल हमने याद किया कि 38,401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, तो छोटे जिले का भी अपने को याद होना चाहिए। तो इसका है 3034 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटे का और सबसे बड़े का पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है, यानी 11.22%। और धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से कम है, और कितना है? 0.89%। राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% धौलपुर में है। अब हम बात करते हैं बड़े और छोटे जिले का। जब कंपैरिजन करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन, कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला या राजस्थान का सबसे बड़ा जिला छोटे जिले का कितना गुना है। तो हम इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 12.62%। ठीक है ना, यानी जैसलमेर है वो धौलपुर का इतना गुना है, सॉरी प्रतिशत नहीं, गुना। यानी धौलपुर के क्षेत्रफल को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3034 को 12.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जैसलमेर का ये क्षेत्रफल पता चलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि जैसलमेर बड़े जिले का क्षेत्रफल पूछ गए कि कितना है, छोटे का पूछ लिया कितना है। ठीक है ना, तो ऐसे हम उसको बड़े और छोटे जिले के क्षेत्रफल कौन कौन से है, कैसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है, उस हिसाब से अपन याद कर लेते हैं। अब क्षेत्रफल की बात में राजस्थान के जिलों की बात हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे जिले, आगे चर्चा करेंगे हम कुछ ऐसे जिले जो सीमावर्ती है, अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय जब सीमाओं की बात करेंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो क्षेत्रफल वाला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा आता है अपना आकृति का, कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान का मानचित्र यदि अपने को पता है तो अपन एक तो दिमाग अवश्य लगाएंगे कि इसकी आकृति एक तो दिख रही है अपने को पतंगाकार। नॉर्मली इसको क्या कह दिया हमने? पतंगाकार इसकी आकृति हो गई। लेकिन जब हम उत्तरी दक्षिण पूर्वी पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें क्या पता चलता है? एक चतुर्भुज सा बन रहा है, चतुर्भुज बना है, और चतुर्भुज भी कैसा? विषम कोणीय, यानी जिसकी कोई समान कोण नहीं हो, अलग अलग कोण है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज। एक दूसरी आकृति इसको कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। दो नाम जो नॉर्मली अपन जानते हैं, लेकिन एक और नाम एक वैज्ञानिक थे टी.एच. हेडले, एक वैज्ञानिक हुए टी.एच. हेडले, उन्होंने इसको एक अलग ही नाम दिया और उसने इसको कहा रोम्बस। यानी राजस्थान की आकृति उसने कैसी बताई? रोम्बस। लेकिन नॉर्मली अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में वहां ये तीन हो तो वहां करेक्ट रोम्बस ही होगा। ठीक है, आकृति के बाद में हमें देखने हैं कुछ जिलों की चर्चा हम करेंगे, और उनमें जिलों की में देखेंगे अपन सीमाएं। राजस्थान की सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5820 किलोमीटर। ठीक है, उसमें जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर वाली है जिसको नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना, और दूसरे को कहा गया अंतरराज्यीय सीमाएं। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के पास वाली बॉर्डर वाली है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है ना,
तो कितनी हुई 1070 किलोमीटर, और इसकी कितनी होगी 4850 किलोमीटर। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 और अंतरराज्यीय सीमा 4850। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कुल सीमा का 18% जो भाग है वो राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा का है, जबकि 82% जो भाग है वो राजस्थान की अंतरराज्यीय यानी दूसरे स्टेट से जो सीमा लगती है उसका 82% पोर्शन राजस्थान का वो दूसरी सीमा बनाता है, और 18% जो भाग है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान वाले सटे हुए इलाके। अब हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाओं की, यानी कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कहाँ लगी हुई है, ठीक है ना, कौन कौन से उसके सीमावर्ती जिले हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा। पहला टॉपिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, और इसकी कुल लंबाई कितनी है 3323 किलोमीटर, और ये कौन सी है पूरे भारत की। पूरे भारत में पाकिस्तान से लगने वाली कुल सीमा 3323 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान से कितनी लगती है 1070 किलोमीटर, ये राजस्थान से लगती है पाकिस्तान की सीमा। ठीक है ना, तो हम 1070 वाले की यहाँ देखेंगे कि कौन से जिले हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हमें याद रखने होंगे। कौन कौन सा, कि पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को नाम किस नाम से दिया गया। तो इसका नामकरण सबसे पहले नामकरण देखते हैं कब हुआ। तो नामकरण कुछ बुकों में अलग है, कुछ में, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि इसका नामकरण हुआ 17 अगस्त 1947 को हुआ। आजादी के 2 दिन बाद में इसका नामकरण हुआ, और क्या नाम रखा गया सर सिरिल रेडक्लिफ, यानी जो उस समय जिन्होंने इस रेखा को निर्धारित किया उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। तो कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि रेडक्लिफ रेखा भी कह सकता है, सर सिरिल भी कह सकता है, यानी अंतरराष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जा सकता है। तो दोनों नाम हम ले सकते हैं, सर सिरिल रेखा या रेडक्लिफ रेखा। इसका निर्धारण हुआ ये। अब राजस्थान में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर, राजस्थान में 1070 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है ना। अब हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात रह जाती है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, और पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं, वो हम देखेंगे। ये उत्तरी बिंदु से लेकर, उत्तरी बिंदु में कौन सा, इसकी स्टार्ट होती है सीमा राजस्थान में गंगानगर का एक स्थान है हिंदुमल कोट, श्री गंगानगर। यहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान में स्टार्ट होती है। और शाहगढ़, यह इसका दूसरा नाम है भाखासर, और ये कहां स्थित है बाड़मेर में। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कहां से शुरू होती है, ये लेबर सिस्टम में। ये भी क्वेश्चन था कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक है, तो वहां ऑप्शन था हिंदुमल कोट से भाखासर तक। ठीक है ना। नॉर्मली शाहगढ़ भी देखते हैं और भाखासर, ये दोनों याद होने चाहिए क्योंकि दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। तो इसकी स्टार्ट होती है श्रीगंगानगर से बाड़मेर, और वहां से कौन सा हिंदुमल कोट से भाखासर बाड़मेर तक, और इसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर है। अब पाकिस्तान के कौन से जिले, कितने जिले, पहले देखेंगे कि पाकिस्तान के 2 प्रांत जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और 2 प्रांत कौन कौन से हैं, एक सिंध प्रांत और दूसरा पंजाब प्रांत। कई बार परीक्षा में कुल जिले की संख्या में पूछ के ये पूछ लिया जाता है कि कितने प्रांत राजस्थान के हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है पाकिस्तान के। तो 2 प्रांत सिंध और पंजाब प्रांत। अब इसके कुल कितने जिले हैं, तो सिंध प्रांत के 6 जिले हैं जो राजस्थान के सटे हुए हैं, और पंजाब प्रांत के 2 जिले राजस्थान से सटे हुए हैं। अब वो 6 जिले कौन कौन से, उनको भी याद रखने का एक अच्छा सा तरीका है, अपन याद करते जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक है ना।
हम याद करते हैं, शुक्र मनाते हैं किस चीज का, कि सबसे पहले गोट की। शुक्र है उनके पास गोटा नहीं गोट की है, शुक्र है उनके पास गोटा नहीं गोट की है। और इस बात का भी शुक्र है कि उनके पास आरएसएस संघ नहीं संगर है। दो चीजों पे शुक्र, कि शुक्र है उनके पास गोटा नहीं गोट की है, संघ नहीं संगर है। खैर कोई बात नहीं। उमर जो अब्दुल्ला है, उमरकोट, उमर अब्दुल्ला अपने पास है, तो उनके पास क्या हो गया, थार पार कर गाय। ऐसे याद रखेंगे। शुक्र है गोटा नहीं गोट की है उनके पास, और संघ नहीं संगर है। खैर कोई बात नहीं, उमर अपने पास है तो थार है ज्यादातर, वो उनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपन इसको याद करते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के 9 जिले, कुल 9 जिले, सॉरी पंजाब के 3 जिले, पंजाब प्रांत के, और सिंध प्रांत के 6 जिले, यानी कुल 9 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। तो 6 जिले कौन कौन से सिंध प्रांत के, पहले वो देखते हैं। गोठा नहीं गोट की है, ठीक है ना, शुक्र है उनके पास गोट की है, संघ नहीं संगर है। दो चीजों का शुक्र कौन कौन सा, गोटा नहीं गोट की है, शुक्र उनके पास संघ है, संघ नहीं संगर है। खैर उमर अपने पास है तो थार उनके पास है, ऐसे याद रखेंगे। और पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से हैं, बहावलपुर, बहावनगर, ठीक है ना, बहावलपुर, बहावनगर और रहीम यार खानपुर, तो ये 3 जिले पंजाब प्रांत वाले हो गए। 6 जिले हैं, कुल 9 जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। अब राजस्थान के कौन से 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं। पहला गंगानगर, लगभग 160 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है ना, सॉरी 210 किलोमीटर की। दूसरा आता है, उसके नीचे रहेंगे तो बीकानेर, और बीकानेर की सीमा कितनी लगती है, 168 किलोमीटर की। तीसरा पश्चिमी बिंदु जैसलमेर, और जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर की। और अंतिम बाड़मेर, और बाड़मेर की लगती है 268 किलोमीटर की सीमा। तो इन चारों की सीमाएं अपने को पता है। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे ज्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की, मैक्सिमम सीमा, मैक्सिमम है वो जैसलमेर की लगती है। कम किसकी लगी, बीकानेर की, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। गंगानगर का स्टार्टिंग पॉइंट, गंगानगर वाला स्टार्टिंग जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, नजदीकी जिला मुख्यालय गंगानगर वाला होगा, यानी सबसे शुरू में, और शुरू में नजदीकी जिला मुख्यालय गंगानगर हो गया। अब बात करते हैं मिनिमम सीमा किसकी लग रही है, बीकानेर की। तो यानी सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा हो गया, बीकानेर। मिनिमम वाली जो सीमा है वो दूर है, यानी जो कम सीमा लगा रहा है, बीकानेर कम सीमा बना रहा है पाकिस्तान से, यानी वो दूर भी है पाकिस्तान से, इसका जिला मुख्यालय। गंगानगर सीमा का पता कम, बीच में सी लग रही है, 200 के लगभग सीमा लगा रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी नजदीक जिला मुख्यालय भी यही है गंगानगर, ठीक है। तो ये हो गई अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की, और कुछ ऐसे भी जिले हैं जो लैंडलॉक्ड है, यानी 8 जिले ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड है, जिनकी सीमा ना अंतरराष्ट्रीय पर है ना अंतर्राज्यीय पर है। कुछ ऐसे जिले हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस रखते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा जिलों से रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा संभागों से अपनी सीमाएं लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसकी चर्चा करेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है ना। धन्यवाद। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपकी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।